Good morning everyone. Today once again we are back with our new topic, that is human respiratory system. In my previous lecture I have already told you about respiration. Today we are going to discuss about this specific topic, how does respiration occurs in human. For this, as you can see, there is a diagram of human respiratory system. Although मुझे पता है कि ये डायग्राम उतना ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, बट मैंने एक रफली कोशिश की है कि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस टाइप का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और कैसे जो है उसमें फंक्शनिंग होती है। सो इसीलिए अगर आपको इसका एप्रोप्रिएट डायग्राम चाहिए, सो यू कैन गो टू द पेज नंबर 104 ऑफ एनसीईआरटी बुक, यू विल गेट अ एप्रोप्रिएट डायग्राम ओवर देयर। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, एज यू कैन सी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबको पता है हम सांस किससे लेते हैं, हम नोज के थ्रू सांस लेते हैं। सो दैट पैसेज थ्रू विच वी टेक एयर, दैट इज नोन एज नेजल पैसेज। इसको हम नेजल पैसेज कहते हैं, बट बेसिकली जो होल्स हमारे नोज में प्रेजेंट है, मींस हमारे नोज के जो दो होल्स हैं जिनके थ्रू हम ये एयर पैसेज ले रहे हैं, उनको नॉस्ट्रिल्स भी कहा जाता है स्पेसिफिकली। याद रखिएगा, ये पूरा पैसेज जो है जिससे एयर पास आउट हो रहा है उसे तो नेजल पैसेज कहा गया है, बट जो हमारे नोज में मौजूद ये जो दो होल्स हैं इनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इस नॉस्ट्रिल के थ्रू नेजल पैसेज एयर को अंदर पास आउट करके लेके जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने माउथ की भी लेबलिंग कर रखी है। समटाइम्स हम नोज से नहीं, मुंह के थ्रू यानी माउथ के थ्रू भी एयर को इनसाइड पास आउट करते हैं। इनके थ्रू जब एयर पैसेज होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि मैंने यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर रखा है कि नॉस्ट्रिल से जो एयर पास आउट होगी वो आगे आप देख सकते हैं पास हो रही है थ्रोट के थ्रू, मींस ये जो हमारे गले का हिस्सा होता है थ्रोट वाला, ठीक है। इस थ्रोट पोर्शन में मैंने सबकी लेबलिंग नहीं की है बिकॉज स्पेस की थोड़ी सी इशू थी। मैंने यहाँ पे मेन चीजों की लेबलिंग कर रखी है। यू कैन सी ऑल द लेबलिंग्स एज दिस। थ्रोट, इसमें सबसे पहले फेरिंग्स वाला हिस्सा आएगा, मींस ये जो टॉप पोर्शन है इसको हम फेरिंग्स मार्क करते हैं। उसके लोअर पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को हम लैरिंग्स मार्क करेंगे। आफ्टर दैट ट्रैकिया आना शुरू हो जाएगा। ये जो पोर्शन है ये ट्रैकिया वाला है, ठीक है। ट्रैकिया में आपको यहाँ पे रिंग्स जैसे नजर आएंगे, जैसे कि हमारी ये जो थ्रोट का पोर्शन है, अगर आपने वॉइस बॉक्स के पास में कभी टच करके देखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा रिंग जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। दीज आर नोन एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या रोल है मैं इसे अभी बाद में समझाऊंगा, बिकॉज मैंने केवल कुछ ही चीजों को मार्क किया है, तो इनके बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि जब भी थ्रोट से पास होगा एयर तो उसमें सबसे पहले फेरिंग्स आएगा, देन लैरिंग्स, जैसे फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया वाला पोर्शन जिसमें कि आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी ऑब्जर्व। आफ्टर दिस द एयर गोज लाइक दिस। ये हमारे ये जो लंग्स पोर्शन है, ये दो मैंने जो मार्क किए बड़े बड़े, ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एयर जो है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन पाइप लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनमें की एयर पास हो रही है, जैसे कि आपने देखा फाइनली ट्रैकिया और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद एयर हमारे लंग्स तक पहुंच गई। लंग्स में सबसे पहले तो आपने ये जो थिकर ट्यूब्स देखी होंगे, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आप देख रहे होंगे ये और पतले पतले फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो चुका है, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। एंड आफ्टर दिस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे मैंने सर्कुलर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत ही स्पेस कम था इसलिए मैंने इतने अच्छे से नहीं दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस चीज को मैंने एनलार्ज कर दिया है। कुछ इस तरह का बलून लाइक स्ट्रक्चर, रिमेंबर दिस वर्ड, बलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक बलून जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे जगहों पे नजर आएगा। इन्हीं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एल्वियोलर सैक, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया अपने पुराने वीडियोस में, सैक मींस अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी आपको एक बैग जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको एल्वियोलर सैक कहा गया, या और स्पेसिफिकली अगर कहें तो एल्वियोलाई कहा जाता है। तो ये एल्वियोलाई तक एयर पास आउट होती है, यानी हम जो भी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो सबसे पहले नेजल पैसेज में नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे थ्रोट तक जाएगा। थ्रोट में डिफरेंट कंपोनेंट से पास आउट होते हुए वो लंग्स तक जाएगा, और लंग्स में वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के पास आउट होते होते लास्ट में वो एल्वियोलर सैक, या जिसे कि हम एल्वियोलाई कह रहे हैं, यहां तक पहुंच जाता है वो ऑक्सीजन। और इसके बाद ये ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट जो ऑलरेडी CO2 होगा उसके थ्रू एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ वर्क करता है। नाउ देयर आर फ्यू मोर टर्म्स व्हिच आई हैव मार्क्ड इन दिस वन। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस मेंशन किया हुआ है, ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स फास्टर देन टेरेस्ट्रियल। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ब्रीदिंग प्रोसेस है, यानी हम कितनी स्पीड से सांस ले रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं,
ये ब्रीदिंग प्रोसेस एक्वेटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाले जानवरों में बहुत ज्यादा फास्ट हो गया एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल यानी जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से। ऐसा क्यों होता है? रीजन इज, आप सभी जानते हैं कि जो पानी में रहते हैं जानवर वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, वेयर एज जो हम जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है अराउंड अस, दैट्स व्हाई हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस उतना फास्टर नहीं होता है जितना कि एक्वेटिक एनिमल्स का होता है, जिन्हें की डिजोल्व ऑक्सीजन को वाटर में प्रेजेंट यूज करना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। नाउ यहां पे मैंने दो वर्ड्स और मेंशन किए हैं। नॉस्ट्रल्स में मैंने ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट मेंशन किया है, हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। एज वी ऑल नो हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, एज वेल एज अ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको कि हम म्यूकस कहते हैं। ये जो म्यूकस है, रिमेंबर दिस थिंग, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टमक की इनर लाइनिंग्स को भी म्यूकस कहा है। स्पेलिंग सेम है, सेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा कि सर ने पिछले वीडियो में भी म्यूकस वर्ड का यूज किया था, इस जगह भी यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस जो डिफरेंस आता है वो इसके मीनिंग में या सेंस में। यहां पे जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये हेयर और म्यूकस का रोल क्या होता है? जो भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे। अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स को एक नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम ये दोनों चीजें प्रोवाइड करती है। हमारे हेयर्स एक तरह की फिल्टर का काम करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को नोज में ही रोक लेंगे, वो आगे लंग्स तक उन्हें जाने नहीं देंगे ताकि हमारी बॉडी को किसी तरह का हार्म हो सके। सिमिलरली हेयर अगर किसी चीज को फिल्टर आउट नहीं कर सकता है तो वहां पे म्यूकस का रोल आ जाता है। अगर कोई बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हेयर को भी पास आउट करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में म्यूकस जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है वो इसे अपने में कहीं ना कहीं स्टिक करके होल्ड कर लेता है। सो इस तरह से ये दोनों चीजें नॉस्ट्रल्स में एक तरह के नेचुरल फिल्टर्स का काम करती है। इसके बाद मैंने इनके रोल्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। यहां पे हम बात करेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्यों मैंने इसी को पर्टिकुलरली एम्फेसाइज किया है यहां पे? रीजन ये है, हमारा जो ये एयर पैसेज है जिसमें कि हमने कई सारे कंपोनेंट्स को देखा, जब हम सांस को छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते समय ये कभी कोलैप्स नहीं करती। जैसे अगर एक मस्कुलर ट्यूब है, उस मस्कुलर ट्यूब में हम एयर को इनहेल करेंगे तो लॉजिकली सोचा जाए तो उसे एक्सपैंड करना चाहिए, और जब हम उसमें से एयर को एक्सहेल आउट करेंगे तो उसे जो है लॉजिकली सोचने पे एक नॉर्मल इंसान के सेंस में वो हमेशा कोलैप्स कर जाना चाहिए, यानी उसे सिकुड़ के पिचक जाना चाहिए। बट कभी ऐसा होता नहीं है कि हम सांस छोड़ने लगे और अचानक से हम चोक हो जाए। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बहुत ही फाइन कार्टिलेज बोन्स होती हैं जो कि एक रिंग के फॉर्म में मौजूद होती है हमारे ट्रैकिया वाले पोर्शन में। इसकी वजह से कभी भी ये जो एयर पैसेज है यानी ये जो एयर चैनल ये कभी कोलैप्स नहीं करता है। कोलैप्स से मेरा मतलब है कि वो कभी भी एयर रिलीज करते समय इस तरह से क्लोज नहीं हो पाता, वो होल्ड करके रखता है एक मिनिमम लेवल तक। सो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज स्पेशली ओवर हियर। इसके बाद यहां पे मैंने एक विद इन बॉक्स कुछ वर्ड्स को मेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हमारे ये जो लंग्स हैं, कभी भी लंग्स में से जब हम एयर को एक्सहेल आउट करते हैं, यानी हमारी बॉडी जब CO2 को बाहर रिलीज कर रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी CO2 जितना भी इसमें प्रेजेंट है वो सारा CO2 एक ही बार में बाहर चला जाए, नहीं। और कभी भी हम ऑक्सीजन को जब भी इनहेल करते हैं तो ऐसा भी नहीं होता है कि सारा का सारा जितना भी है गैसेस का एक्सचेंज उसी टाइम पे हो जाए, नो। थोड़ा सा वॉल्यूम हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ते समय हम CO2 को रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे लंग में मौजूद जितना भी CO2 है सारा एकदम से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे लंग्स भी एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, वो तुरंत सिकुड़ जाते हैं और पूरी तरह से चिपक के कोलैप्स कर जाते हैं, और वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। दैट्स व्हाई लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने का काम रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर करता है। इसका फायदा यही रहता है कि लंग्स को कभी भी जो है ब्रीदिंग प्रोसेस दैट मींस इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में कोलैप्स नहीं होने देता। वन मोर वर्ड आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है? हम जब भी बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो भी ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेसिकली क्या काम करता है? गैसेस को एक्सचेंज होने में हेल्प करता है। याद रखिएगा ये जो एल्वियोलाई है, दीज आर द साइट्स फॉर CO2 एंड O2 एक्सचेंज, यानी इस जगह पे जिसको कि मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, इसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर जाएगी, यानी कि यहां से लंग्स के तरफ ऑक्सीजन जाएगी,
और लंग्स में जितना भी CO2 मौजूद है वो इस जगह पे एक्सचेंज होकर आता है। ये काम करने का मेन जो फंक्शन है वो हीमोग्लोबिन के क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई जो है, जो कि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। ब्लड वेसल से मेरा मतलब है बहुत पतली पतली फाइन नसें। इन नसों में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसकी खासियत ये होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन करके दिखा रखा है, O2 बहुत ज्यादा पसंद है इसे और CO2 काफी कम। यानी अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक ही टाइम पे आ जाए हीमोग्लोबिन के सामने, तो ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा बजाय CO2 के। एज अ रिजल्ट जैसे ही हम O2 को इनहेल करते हैं तो जो भी हमारा एल्वियोलाई में ब्लड वेसल हीमोग्लोबिन को कैरी करवा रहा है वो हीमोग्लोबिन अपने सामने ऑक्सीजन को देखते ही CO2 जो उसके साथ में जुड़ा हुआ था उसको रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर देता है। दैट्स हाउ दिस ब्लड circulation occurs as well as the exchange of gases in human respiratory system occurs. So this was all about your human respiratory system, how it works, what are its structural components and how does it function occurs. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you might be getting clear from these topics. If you are having any problem, you can ask me in my next video.